एवरीवन, मैं संचिता जैन मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है आपको क्लास 7 से लेके क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज। हम प्रोवाइड कराते हैं आपको क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, तो देर किस बात की, आइए और जुड़िए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। आज के सेशन में मैं लेके आई हूं आप सभी के लिए क्लास 9 की सोशल साइंस में इकोनॉमिक्स के एक चैप्टर का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। और वो जो चैप्टर है उसका नाम है पालमपुर गांव की कहानी। पालमपुर जो कि एक काल्पनिक गांव है, उसके बारे में उस गांव के बारे में, पूरी अर्थव्यवस्था के बारे में बताया गया है कि पालमपुर गांव की अर्थव्यवस्था कैसे चलती थी। यानी कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सचित्र वर्णन जो है आपको इस कहानी में मिलता है। इस गांव की अर्थव्यवस्था के बारे में जानने को मिलता है। तो ये जो चैप्टर है पालमपुर गांव की कहानी, इसका मैं आज आपको कंप्लीट चैप्टर रिवीजन कराने वाली हूं। तो शुरू करने से पहले आप सभी आज के सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। चलिए तो शुरू करते हैं कंप्लीट चैप्टर रिवीजन पालमपुर गांव की कहानी का। सबसे पहले हम जानेंगे इस चैप्टर के परिचय के बारे में। परिचय से हमें यह पता लग जाता है इस चैप्टर में हमें किन किन बातों को पढ़ना है, किन किन नई नई चीज़ों के बारे में जानना है। तो चलिए शुरू करते हैं परिचय से। सबसे पहले आपको जो है पालमपुर गांव का परिचय कराया जाएगा कि पालमपुर गांव किस तरीके का है, वहाँ पे क्या क्या काम होता है। उसके बाद आपको जानकारी मिलेगी उत्पादन के संगठन के बारे में, जिसमें हमें दो प्रकार की मुख्य जानकारियां मिलती हैं। पहली है मुख्य उत्पादन गतिविधियां, यानी कि उत्पादन के संगठन में मुख्य उत्पादन की गतिविधियां कौन कौन सी हैं और उत्पादन के कारक कौन कौन से हैं, यानी कि प्रोडक्शन के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। उसके बाद पालमपुर में खेती के बारे में जानेंगे कि पालमपुर में खेती किस तरीके से होती थी। और उसके बाद पालमपुर की फसल प्रणाली के बारे में जानेंगे। उसके बाद जानेंगे पालमपुर में भूमि का वितरण और व्यवसाय के बारे में, यानी कि पालमपुर में भूमि का वितरण किस तरीके से किया गया था और वहां पे कौन कौन से व्यवसाय जो हैं संचालित थे। चलिए, तो परिचय को हम देख चुके हैं, अब हम देखेंगे पालमपुर गांव के परिचय। ये जो पहले देखा अपन ने पिछली स्लाइड में, वो था अपना चैप्टर का परिचय कि हमें चैप्टर में कौन कौन सी बातें सीखनी है। अब हम सीखेंगे पालमपुर गांव के परिचय के बारे में, यानी कि पालमपुर गांव का इंट्रोडक्शन अब अपन जानेंगे। तो पालमपुर, पहली बात मैं आपको बता दूं, पालमपुर एक काल्पनिक गांव है। ठीक है, कहीं एक इस नाम का गांव नहीं है। ये आपके चैप्टर में एक काल्पनिक गांव बताया गया है ताकि आप जो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था से अच्छे से परिचित हो सके। जिस तरीके से आपको किसी व्यक्ति के बारे में बताया जाता है तो पहले उसका नाम बताया जाता है। ठीक है, ये राम, श्याम, रीता, गीता, सीता, ऐसे कुछ नाम बताए जाते हैं, फिर उस व्यक्ति का पूरा परिचय कराया जाता है। तो ठीक इसी तरीके से ग्रामीण अर्थव्यवस्था का परिचय कराने के लिए आपको पालमपुर गांव की कहानी से परिचित कराया गया है। तो पालमपुर एक काल्पनिक गांव है जिसकी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बारे में हम जानेंगे। तो पालमपुर में कृषि ही प्रमुख उत्पादन प्रक्रिया है। भाई ग्रामीण क्षेत्र में, गांव में अर्थव्यवस्था का मुख्य साधन क्या होता है, मुख्य आर्थिक गतिविधि क्या होती है, वो होती है कृषि। तो पालमपुर में भी कृषि ही प्रमुख उत्पादन क्रिया है। गांव में 450 परिवार रहते हैं। पालमपुर गांव में कितने परिवार रहते हैं? 450 परिवार रहते हैं। उनमें से 150 परिवारों के पास खेती के लिए भूमि नहीं है। भाई 450 में से 150 परिवार ऐसे हैं जिनके पास खेती के लिए भूमि ही नहीं है। बाकी 240 परिवारों के पास जो है 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले छोटे भूमि के टुकड़े हैं। 240 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले छोटे भूमि के टुकड़े हैं। और गांव की कुल जनसंख्या का 1/3 भाग दलित या अनुसूचित जातियों का है। गांव की जितनी भी जनसंख्या है उसका 1/3 भाग या 33.33% भाग जो है वो क्या है? दलित या अनुसूचित जातियों का है। उसके बाद बात करें तो इनके घर, गांव के एक कोने में छोटे घर होते हैं जो कि मिट्टी और घास फूस यानी कि घास के तिनकों से, सूखी घास से बने होते हैं।
ठीक है, तो ये जानकारी हो गई सारी पालमपुर के बारे में कि पालमपुर में कृषि ही मुख्य व्यवसाय है, जिसमें 450 जो है परिवार रहते हैं। 150 परिवारों के पास भूमि नहीं है, 240 परिवारों के पास 2 हेक्टेयर से भी कम भूमि है। गांव की कुल जनसंख्या का 1/3 भाग जो है दलित और अनुसूचित जातियों का है, और इनके घर जो है गांव के एक कोने में छोटे घर होते हैं जो कि मिट्टी और फूस से बने होते हैं। तो ये तो बात हो गई पालमपुर गांव की। और भाई गांव में ज्यादातर भूमि के स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार हैं। ज्यादातर भूमि के स्वामी जो है उच्च जाति के 80 परिवार हैं। 80 परिवार ऐसे हैं जो उच्च जाति के हैं। कितने परिवार? 80 परिवार ऐसे हैं जो उच्च जाति के हैं और वो भूमि के स्वामी हैं। उच्च जाति के मकान जो हैं ईंट और सीमेंट के बने हुए हैं। वहीं दलितों के और अनुसूचित जातियों के परिवार जो हैं, उनके घर जो हैं वो किससे बने हुए? गांव के एक कोने में बने हुए हैं, मिट्टी और घास फूस से बने हुए हैं। पालमपुर गांव में शिक्षा के लिए एक हाई स्कूल, 2 प्राथमिक विद्यालय, ठीक है, और एक स्वास्थ्य केंद्र और एक निजी अस्पताल भी है। शिक्षा के लिए एक हाई स्कूल, 2 प्राथमिक विद्यालय, एक स्वास्थ्य केंद्र और एक निजी अस्पताल यानी कि प्राइवेट हॉस्पिटल भी है। अब देखें भाई मुख्य उत्पादन गतिविधियां, वो कहानी हो गई पालमपुर गांव के परिचय के बारे में कि ऐसा ऐसा गांव है, इसमें इतने व्यक्ति निवास करते हैं, ये चीजें हैं, ठीक है, इनके घर यहाँ हैं, उनके घर वहां हैं, ये बात हो गई। अब देखें भाई मुख्य उत्पादन गतिविधियां क्या हैं पालमपुर गांव की। तो गांव के कुल कृषि क्षेत्र के केवल 40% भाग में सिंचाई होती है। 100% में से सिर्फ 40% भाग में सिंचाई होती है कुल कृषि क्षेत्र के। अधिक उपज पैदा करने वाले बीज, ठीक है, अधिक उपज पैदा करने वाले बीज HYV, हाई यील्डिंग वेराइटी। HYV का फुल फॉर्म क्या है? हाई यील्डिंग वेराइटी, ठीक है। तो अधिक उपज पैदा करने वाले बीज HYV की सहायता से गेहूं की उपज 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो है हो गई है। जहां पहले 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो है उत्पादन क्षमता होती थी, गेहूं की उपज होती थी, वहीं जब हाई यील्डिंग वेराइटी के सीड्स का यूज किया जाने लगा, यानी कि अधिक उपज पैदा करने वाले बीज का उपयोग किया जाने लगा, तो गेहूं की उपज कितनी हो गई भाई? 3200 किलोग्राम हो गई, ठीक है। 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गई। पालमपुर गांव में 25% लोग गैर कृषि कार्यों में लगे हुए हैं। कितने? 25% गैर कृषि कार्यों में, बाकी 75% कृषि कार्यों में। जैसे अब 25% गैर कृषि कार्यों में लगे हुए हैं, तो वो गैर कृषि कार्य कौन कौन से हैं? जैसे डेयरी, दुकानदारी, लघु स्तरीय निर्माण, उद्योग, परिवहन इत्यादि, ठीक है। अब देखें गैर कृषि क्रियाओं की बात करें तो अन्य उत्पादन गतिविधियों में जिन्हें गैर कृषि क्रियाएं कहा गया है, लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी आदि शामिल है। अब उत्पादन क्या कहलाता है भाई? तो उत्पादन का उद्देश्य, प्रयोजन ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना है जिनकी हमें आवश्यकता है। भाई उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा जिनकी हमें आवश्यकता है। तो उत्पादन का उद्देश्य क्या होगा कि उद्देश्य प्रयोजन क्या होगा कि ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना है जिनकी हमें आवश्यकता है। चलो भाई अब आगे बढ़े। उत्पादन हेतु आवश्यक चीजें, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन के लिए 4 चीजें आवश्यक हैं। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीजें कौन कौन सी आवश्यक हैं? भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन। भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन में क्या क्या आ जाएगा? जल, वन, खनिज, ठीक है। वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने के लिए 4 चीजें आवश्यक हैं। पहली तो है भाई भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधन। तो अन्य प्राकृतिक संसाधन क्या होंगे? जल, वन और खनिज। श्रम, ठीक है, श्रम दूसरी चीज जो है, श्रम की आवश्यकता है। तो श्रम क्या होगा भाई? काम करने वाले लोग ही श्रम करेंगे। परिश्रम कौन करेगा?
जो व्यक्ति काम करेगा, जो श्रमिक होगा। तीसरी चीज भौतिक पूंजी की आवश्यकता होगी, ठीक है। भौतिक पूंजी में स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी होगी। तो स्थायी पूंजी कौन कौन सी होगी? औजार, मशीन और भवन। क्या क्या होंगे? औजार, मशीन और भवन। वहीं कार्यशील पूंजी की हम बात करें तो कार्यशील पूंजी की हम बात करें तो कच्चा माल और नगद पूंजी। स्थायी पूंजी क्या होगी भाई? औजार, मशीन और भवन, ये तो स्थायी है, ये कभी खत्म नहीं होंगे। एक बार खरीद लिया, एक बार बन गई ये चीजें तो हमेशा के लिए हो गई। कार्यशील पूंजी, कच्चा माल, अब प्रोडक्ट बनाना होगा, उत्पादन करना होगा तो रॉ मटेरियल तो चाहिए, कच्चा माल तो चाहिए और नगद पूंजी भी चाहिए। पूंजी लगती रहेगी, आती रहेगी, पूंजी लगती रहेगी, पैसा आता रहेगा, जाता रहेगा, दोनों बातें बनी रही। तो ये क्या है? ये जो है अस्थायी पूंजी के नाम से जाने जाएंगे एक तरीके से। अस्थायी पूंजी कैसे? अस्थायी पूंजी कैसे? क्योंकि ये जो है खत्म होती रहेंगी, लेकिन इनको कार्यशील पूंजी भी कहा गया है क्योंकि कच्चा माल आएगा, कच्चे माल में हम पैसे लगाएंगे, उससे उत्पादन होगा तो जो है दूसरा पक्का माल बनेगा, ठीक है। और नगद पूंजी की पहले आवश्यकता पड़ेगी और जब हम उस माल को बेच देंगे तो हमारे पास नगद पूंजी वापस आ जाएगी। तो ये क्या हो गई? कार्यशील पूंजी हो गई। तो भौतिक पूंजी में दो बातें अपन ने सीखी कि स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी, ठीक है। उसके बाद चौथी वस्तु क्या है भाई? ज्ञान एवं उद्यम, मानव पूंजी। नॉलेज तो चाहिए कोई भी काम करने के लिए कि वो काम होता कैसे है, उस काम में किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होती है। ये हो गया ज्ञान, उद्यम, मानव पूंजी, ठीक है। परिश्रम की आवश्यकता होगी, परिश्रम कौन करेगा? मानव करेगा। और शिक्षा, मानव पूंजी में दो बातें कौन कौन सी आती हैं भाई? मानव पूंजी में दो बातें कौन कौन सी आती हैं भाई? शिक्षा और स्वास्थ्य। अगर व्यक्ति शिक्षित है और शिक्षित होने के साथ साथ स्वस्थ भी है तो क्या हो सकेगा? तो क्या हो सकेगा भाई? मानव पूंजी अच्छे से काम कर पाएगी। तो ये चार चीजें जो है वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए चार चीजें आवश्यक हैं। उसमें है भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन, श्रम, भौतिक पूंजी, ज्ञान एवं उद्यम और मानव पूंजी, ठीक है। अब देखें चार जो अपन ने आवश्यकताएं देखी थी, तो पहली आवश्यकता है भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन, खनिज की भी आवश्यकता होती है। दूसरी आवश्यकता है श्रम, अर्थात जो लोग काम करेंगे उन्हें क्या कहा जाएगा? श्रमिक। और जो वो काम करेंगे वो क्या होगा? उनका श्रम होगा, उनकी मेहनत होगी। तो कुछ उत्पादन क्रियाओं में शिक्षित कर्मियों की भी आवश्यकता होगी, शिक्षित व्यक्तियों की भी आवश्यकता होगी। तीसरी आवश्यकता जो है वो है भौतिक पूंजी की, ठीक है। तो उत्पादन के समय प्रत्येक स्तर पर काम आने वाली आगतें, ठीक है, जैसे कि इमारतें बिल्कुल चाहिए, मशीनें चाहिए, औजार चाहिए, ये सब चाहिए। इनमें स्थायी और कार्यशील पूंजी दोनों शामिल है। उसके बाद औजार, मशीन और भवन की बात करें तो औजारों तथा मशीनों में अत्यंत साधारण औजार जैसे कि किसान का हल से लेकर परिष्कृत मशीनें, जैसे हल तो चाहिए और साथ साथ कृषि में जो अन्य मशीनों की आवश्यकता होती है जैसे कि जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर आदि आते हैं। औजारों, मशीनों और भवनों का उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग होता है और इन्हें क्या कहा जाता है? स्थायी पूंजी कहा जाता है। कई वर्षों तक ये चीजें हम प्रयोग में ला सकते हैं, आसानी से खत्म नहीं होती। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे स्थायी पूंजी। अब देखें भाई, उत्पादन के संगठन की हम बात करें तो कच्चा माल और नगद मुद्रा की बात करें, इसमें कच्चा माल तो चाहिए और नगद मुद्रा भी चाहिए, ठीक है। कोई भी काम करेंगे कच्चे माल से ही तो पक्का माल बनेगा और उसी में नगद मुद्रा की आवश्यकता भी चाहिए कि पहले हमें पूंजी लगानी पड़ेगी। जब हम पूंजी लगाएंगे, जब हम मुद्रा लगाएंगे तब तो वापस में हमें मुद्रा मिलेगी, वापस पूंजी मिलेगी। तो उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जैसे बुनकर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सूत, और कुम्हारों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली मिट्टी, ठीक है। बुनकर द्वारा कच्चे माल में क्या हो सकता है? बुनकर द्वारा प्रयोग में किया जाने वाला सूत, जब वो सूत यानी कि कॉटन यूज करेगा तभी तो कपड़े बना पाएगा। तो सूत या कॉटन क्या हो गया? कच्चा माल हो गया। कुम्हारों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली मिट्टी, जब कुम्हार के पास, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले के पास मिट्टी होगी, यानी कि मिट्टी
किसकी भूमिका निभा रही है? कच्चा माल की। तभी तो कुम्हार जो है बर्तन बना पाएगा मिट्टी के। तो उत्पादन के दौरान भुगतान करने तथा जरूरी माल खरीदने के लिए कुछ पैसों की आवश्यकता भी होती है। पहली बात तो होगी कच्चे माल की। अब हम बात कर रहे हैं नगद मुद्रा की। तो किसके लिए? उत्पादन के दौरान भुगतान करने तथा जरूरी माल खरीदने के लिए कुछ पैसों की भी आवश्यकता होती है। कच्चा माल नगद पैसों को कार्यशील पूंजी कहते हैं। कच्चा माल और नगद पैसों को क्या कहा जाता है? कार्यशील पूंजी कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद हम बात करें, एक चौथी आवश्यकता भी होती है, वो होती है मानव पूंजी की। तो उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए, यानी कि भूमि का उपयोग कैसे हो, श्रम का उपयोग कैसे हो, भौतिक पूंजी का उपयोग कैसे हो, जब इनको एक साथ करने योग्य बनाया जाता है तो उसके लिए ज्ञान और उद्यम की भी आवश्यकता होती है, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे कहा जाता है मानव पूंजी। चलो भाई, अब इसके बाद हम बात करें बाजार की। अब बाजार की आवश्यकता तो पड़ेगी ही। कच्चा माल हो गया, मानव पूंजी हो गई, नगद मुद्रा हो गई, सब चीजें मिल गई, सब चीजें बन के मटेरियल तैयार हो गया, उत्पादन हो गया, तो बेचने के लिए तो बाजार तो चाहिए। वस्तुएं कहाँ बिकेंगी? बाजार में। तो उत्पादित वस्तुओं के अंतिम उपभोग हेतु प्रतिस्पर्धा के लिए बाजार भी एक आवश्यक तत्व है। जो भी उत्पादित वस्तुएं हैं उनके अंतिम उपभोग के लिए, यानी कि जो वस्तुएं बनाई गई, जैसे कि कुम्हार ने मिट्टी का घड़ा बना दिया। ठीक है, कुम्हार ने कच्चे माल के रूप में मिट्टी का प्रयोग किया, अपनी मानव पूंजी यानी कि अपने श्रम और अपनी कला का प्रयोग किया। उसकी स्थायी भौतिक पूंजी जो कि चाक है, चाक पे घड़े का निर्माण या मिट्टी के बर्तनों का निर्माण किस पे होता है? एक गोल गोल जो चाक होता है उस पे होता है। ठीक है। तो इन सब चीजों का उपयोग करके जब कुम्हार ने मिट्टी के घड़े का निर्माण कर दिया तो अब वो बाजार में बिकेगा। बाजार में किस लिए बिकेगा? ताकि हम और आप उस मिट्टी के घड़े का उपयोग कर पाए। तो वो चीज क्या हो गई? अंतिम उपभोग। ठीक है। तो अंतिम उपभोग हेतु प्रतिस्पर्धा के लिए बाजार भी आवश्यक है। ठीक है, यहां तक की बातें क्लियर। अब देखें आगे। उत्पादन के कारक कौन कौन से हैं भाई? प्रोडक्शन के एलिमेंट कौन कौन से हैं अपन पढ़ चुके हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि यही उत्पादन के कारक हैं, यही प्रोडक्शन के एलिमेंट हैं। तो उत्पादन जो है भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है, जिन्हें उत्पादन के कारक कहा जाता है। उत्पादन कैसे होता है? भूमि, श्रम और पूंजी को संगठित किया या संयोजित किया, उन्हें क्या कहा जाता है? उत्पादन के कारक कहा जाता है। यहीं पे हम भूमि से संबंधित एक और फैक्ट की जानकारी ले लेते हैं, जो है जमीन मापने की इकाई। भैया आप बड़ी देर से सुन रहे होंगे कि हेक्टेयर। तो एक हेक्टेयर में कितनी भूमि होती है? एक हेक्टेयर में जो है 10,000 वर्ग मीटर की जो है भूमि होती है एक हेक्टेयर में। ठीक है, चलो भाई, अब पालमपुर में खेती की बात करें। कहानी हमने शुरू करी थी पालमपुर गांव की कहानी। तो पालमपुर में खेती कैसी होती है, कृषि व्यवस्था की अब हम बात करेंगे। तो पालमपुर के लोगों का मुख्य पेशा क्या है? कृषि उत्पादन है। पालमपुर के लोगों का मुख्य पेशा क्या है? कृषि उत्पादन है। यहाँ काम करने वाले लोगों में 75% लोग, कितने? 75% लोग अपने जीवन यापन के लिए किस पर निर्भर हैं? खेती पर ही निर्भर हैं। बाकी 25% अपन पहले देख चुके हैं कि अन्य व्यवसायों पर निर्भर है या गैर कृषि कार्यों पर निर्भर हैं। तो पालमपुर के जो लोग हैं, पालमपुर गांव के जो लोग हैं, उनका मुख्य पेशा क्या है? कृषि उत्पादन है। यहाँ काम करने वाले लोगों में 75% लोग अपने जीवन यापन के लिए खेती पर ही निर्भर हैं। अब भाई खेती की बात हो रही है तो कृषि ऋतु को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। भाई कृषि ऋतु कैसे? यानी कि जिन जिन ऋतुओं में कृषि की जाती है उन्हें यहाँ पे कृषि ऋतु नाम से पुकारा गया है। तो कृषि ऋतु को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं वो 3 भाग? तो पहली कृषि ऋतु है वर्षा ऋतु, जिसमें हम खरीफ की फसल को बोते हैं। खरीफ की फसल को क्या करते हैं? बोते हैं। तो अवधि क्या होती है? जुलाई से अक्टूबर। तो जुलाई में जो है फसल को बोया जाता है, ठीक है, और अक्टूबर में जो है फसल को काटा जाता है। ठीक है,
जुलाई में क्या होता है, फसल को बोया जाता है और अक्टूबर में जो है फसल को काटा जाता है। अब भाई जुलाई के मौसम में और अक्टूबर में काटी जाने वाली फसलें यानी कि खरीफ की फसलें कौन कौन सी होती हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो खरीफ की फसलें जो कि जुलाई के मौसम में बोई जाती हैं और अक्टूबर में काटी जाती हैं, उसमें प्रमुख हैं ज्वार, बाजरा, चावल, कपास, गन्ना, तंबाकू आदि। कौन कौन सी? ज्वार बाजरा आपके मोटे अनाज हो गए, मिलेट्स हो गए। चावल, चावल के लिए, धान की खेती के लिए पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है, इसलिए वर्षा ऋतु में जुलाई के महीने में बोई जाती है। कपास, गन्ना, ठीक है, गन्ना कैसे आप जो है अक्टूबर के टाइम पे कटता है और दिवाली पे अपन जो है 11 के दिन इसकी पूजा भी करते हैं। तो अपन ऐसे याद रख सकते हैं कि गन्ना जो है खरीफ की फसल है। और उसके बाद जो है तंबाकू। तो ये सारी फसलें कौन सी हैं? खरीफ की फसल है, वर्षा ऋतु की फसल है। वर्षा ऋतु की फसलों को, वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसलों को खरीफ की फसलें कहा जाता है। जुलाई में बोई जाती हैं, अक्टूबर में काटी जाती हैं, जिसमें से प्रमुख हैं ज्वार, बाजरा, चावल, कपास, गन्ना, तंबाकू आदि। अब बात करें हम शरद ऋतु की फसलों की, रबी की फसलों की। ठीक है, तो अब देखें, अवधि है अक्टूबर से मार्च। तो रबी की फसलों को अक्टूबर में बोया जाता है, ठीक है, और फसल कब तक तैयार हो जाती है भाई? मार्च तक तैयार हो जाती है। तो मार्च में जो है इनको काटा जाता है फसल को, ठीक है। अब शरद ऋतु यानी कि रबी की फसलें कौन कौन सी हैं? वो है मुख्य फसलें गेहूं, सरसों, दालें, आलू, चावल, आलू आदि, चावल नहीं, ठीक है, चावल जो है अपनी खरीफ की फसल है। तो फसल कौन कौन सी हैं? रबी की शरद ऋतु की फसलें कौन कौन सी हैं जो अक्टूबर में बोई जाती हैं और मार्च में काटी जाती हैं? वो है गेहूं, सरसों, दालें और आलू, ठीक है। अब देखें भाई आगे, ग्रीष्म ऋतु की फसलें, जायद फसलें कहा जाता है इनको। खरीफ, रबी और जायद, तीन तरीके की फसलें होती हैं। ग्रीष्म ऋतु की फसलों को जो है जायद की फसलें कहा जाता है, जो कि ग्रीष्म ऋतु यानी कि मार्च के महीने में बोई जाती हैं, ठीक है, और जून के महीने में काटी जाती हैं। कौन सी फसलें हो गई ये? ग्रीष्म ऋतु की फसलें, जायद की फसलें, जिन्हें मार्च के महीने में बोया जाता है और जून के महीने में इन्हें काट लिया जाता है। उनमें प्रमुख फसलें हैं तरबूज, खीरा, फलियां, सब्जियां, फूल इत्यादि। तरबूज, खीरा, खरबूज, फलियां, सब्जी इत्यादि जो है और फूल इत्यादि जो है किसकी फसल है? ग्रीष्म ऋतु की फसल है। जायद फसलों के नाम से जाना जाता है। मार्च में बोई जाती हैं, जून में काट ली जाती हैं, ठीक है। तो ये हम तीन फसलों के बारे में जान चुके, खरीफ, रबी और जायद, ठीक है, यानी कि वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और तीसरी ग्रीष्म ऋतु। अब देखें, बिजली के विस्तार ने सिंचाई व्यवस्था में सुधार हुआ। बिजली के विस्तार ने सिंचाई व्यवस्था में सुधार हुआ। सुधार होने के परिणाम स्वरूप किसान जो है दोनों खरीफ और रबी दोनों ऋतुओं की फसलों को उगाने में सफल हो सके हैं। बिजली का विस्तार हुआ तो सिंचाई सुविधा आसान हुई। सिंचाई सुविधा आसान हुई तो चाहे वो खरीफ की फसल हो चाहे वो रबी की फसल हो, दोनों के उत्पादन में वृद्धि हुई। क्लियर इतनी बात? अब देखें आगे, बहुविध फसल प्रणाली के बारे में अब हम जानें। बहुविध फसल प्रणाली क्या होती है? बहुविध यानी कि बहुत से प्रकार की फसल प्रणाली। तो एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करने को, एक वर्ष में, ठीक है, और एक ही भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करने को क्या कहा जाता है? बहुविध फसल प्रणाली कहा जाता है। यह भूमि के किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने की सबसे सामान्य प्रणाली है। क्या बात कही गई है? कि यह भूमि के किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने की सबसे सामान्य प्रणाली है बहुविध फसल प्रणाली। यानी कि बहुविध फसल प्रणाली के माध्यम से भूमि के किसी एक भाग में, भूमि के किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाई जा सकती है बहुविध फसल प्रणाली के माध्यम से। पालमपुर में सभी किसान कम से कम दो मुख्य फसलें पैदा करते हैं, यानी कि बहुविध फसल उगाते हैं, एक से ज़्यादा फसल उगाते हैं। तो पालमपुर गांव में सभी किसान, जहां के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि ही है, तो पालमपुर में सभी किसान कम से कम दो मुख्य फसलें पैदा करते हैं। कई किसान
कई किसान पिछले 15-20 वर्षों से तीसरी फसल के रूप में आलू भी पैदा कर रहे हैं। 2 फसल तो उगाते ही हैं, साथ ही साथ तीसरी फसल आलू भी पैदा करते हैं। तो जब एक वर्ष में किसी एक भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करी जाए तो उस प्रणाली को बहुविध फसल प्रणाली कहा जाता है। क्लियर हो गई बात? तो पालमपुर गांव में भी बहुविध फसल प्रणाली को जो है अपनाया गया है। अब देखें खेती करने के तरीकों के बारे में अब हम बात करें तो पहला तरीका है परंपरागत कृषि। पहला तरीका क्या है? परंपरागत कृषि। तो कृषि में पारंपरिक बीजों का प्रयोग हो। परंपरागत कृषि कैसी हो? कृषि में पारंपरिक बीजों का प्रयोग हो, यानी कि जो HYV बीज हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स हैं जिनसे उत्पादकता में वृद्धि करी जा सके, उन बीजों का प्रयोग नहीं होगा, परंपरागत बीजों का ही प्रयोग होगा। दूसरी बात देखें हम, परंपरागत कृषि में तो कम सिंचाई की आवश्यकता है भाई परंपरागत कृषि में। उसके बाद देखें परंपरागत कृषि में उर्वरकों के रूप में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं होता। परंपरागत कृषि में उर्वरकों के रूप में गाय के गोबर अथवा दूसरी प्राकृतिक खाद का प्रयोग होता है। वो खाद जो गाय के गोबर से बनी हुई होती है या दूसरी प्राकृतिक तरीके से बनाई गई खाद का जो है इसमें प्रयोग किया जाता है। उसके बाद पारंपरिक हल का प्रयोग किया जाता है, ना कि वर्तमान कृषि अर्थव्यवस्था में मौजूद यंत्रों जैसे कि हार्वेस्टर जैसे यंत्रों का उपयोग किया जाए। हार्वेस्टर, ट्रैक्टर जैसे यंत्रों का या थ्रेसर जैसे यंत्रों का उपयोग किया जाए। उसके बाद सिंचाई के लिए जो है नदी, रहट, तालाब, इनसे सिंचाई करी जाती है। तो पारंपरिक कृषि में क्या क्या होता है? इसमें पारंपरिक बीजों का प्रयोग होता है, ना कि नए तरीके से विकसित बीजों का, यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी HYV बीजों का प्रयोग ऐसा नहीं होता है, पारंपरिक बीजों का प्रयोग होता है। कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। सिंचाई के लिए भी कुएं, नदी, रहट, तालाब से सिंचाई होती है और उर्वरकों के रूप में गाय के गोबर या अन्य प्राकृतिक रूप से निर्मित खाद का प्रयोग किया जाता है। पारंपरिक हल का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गई किसकी? ये हो गई बात पारंपरिक कृषि की खेती करने के तरीके में पहले तरीके यानी कि पारंपरिक कृषि के तरीके की बात हो गई। चलिए तो अब चलते हैं आगे। चलिए तो अपन ने क्या देखा था? परंपरागत कृषि प्रणाली। तो परंपरागत कृषि प्रणाली में क्या होता था भाई? परंपरागत बीजों का प्रयोग किया जाता था। दूसरी तरफ जो है हल का प्रयोग किया जाता था, यानी कि आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता था। सिंचाई भी जो है, सिंचाई किस माध्यम से करी जाती थी? सिंचाई भी जो है नलकूप, कुआं, तालाबों के माध्यम से करी जाती थी। बैलों का प्रयोग हल के द्वारा जो है उसके लिए किया जाता था, कृषि के लिए किया जाता था, आधुनिक यंत्रों का उपयोग करने की बजाय। ठीक है तो इस तरीके से जो है आप देख रहे हैं ये पारंपरिक फसल प्रणाली की एक इमेज आपको सामने दिख रही है, जिसमें बैलों के द्वारा एक किसान जो है अपने खेत में काम में लगा हुआ है। ठीक है, आधुनिक कृषि यंत्रों के माध्यम से आप देख रहे हो ड्रिप सिंचाई है ये। ठीक है, परंपरागत कृषि यंत्रों के माध्यम से आधुनिक के बजाय उससे सिंचाई हो रही है। उसके बाद आप यहाँ पे देखें, ठीक है यहाँ भी बैलों के माध्यम से जो है खेतों की जुताई का काम लगा हुआ है। अब हम देखें आगे भाई आधुनिक कृषि प्रणाली क्या होती है। तो आधुनिक कृषि प्रणाली में क्या होगा भाई? परंपरागत बीजों का प्रयोग नहीं होगा, HYV बीजों का प्रयोग होगा। कृषि में अधिक उपज देने वाले जो बीज हैं HYV बीज जो हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी, हाई यील्डिंग वैरायटी के जो बीज हैं उनका प्रयोग होगा। ठीक है, अधिक सिंचाई की आवश्यकता होगी। वहीं परंपरागत कृषि में कम सिंचाई की आवश्यकता होती है, तो अधिक सिंचाई की आवश्यकता होगी। रासायनिक खाद और कीटनाशकों का प्रयोग किया जाएगा किसमें? आधुनिक सिंचाई में। वहीं परंपरागत सिंचाई में किसका प्रयोग हो रहा था? खाद्य और उर्वरकों के रूप में गोबर से बने खाद का प्रयोग हो रहा था या फिर अन्य माध्यमों से बने प्राकृतिक खाद का उपयोग हो रहा था। तो रासायनिक खाद और कीटनाशकों का प्रयोग हो रहा है इसमें आधुनिक कृषि प्रणाली में। और मशीनों का प्रयोग होगा, हल के स्थान पर हार्वेस्टर, थ्रेसर, ट्रैक्टर जैसी मशीनों का प्रयोग किया जाएगा। नलकूपों और पंपिंग सेट के द्वारा जो है सिंचाई होगी, ना कि परंपरागत कृषि के सिंचाई के साधनों के द्वारा सिंचाई होगी, नलकूपों और पंपिंग सेट के द्वारा सिंचाई कराई जाएगी। इसमें आप देखें भाई, ये देखो
इस चित्र में, इस इमेज में संपूर्ण आधुनिक कृषि को दर्शाया गया है, जैसे कि अधिक उपज वाले बीजों का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, एक बात हो गई। दूसरी बात, उर्वरकों का प्रयोग किया जा रहा है गोबर खाद की जगह। ठीक है, दूसरी बात हो गई। उसके बाद कीटनाशकों का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, तीसरी बात हो गई। और सिंचाई के लिए जो है बांध बनाए जाने लगे, बिजली की जो है बिजली का निर्माण हो गया, पंप सेट हो गया, नहरों के माध्यम से सिंचाई होगी, इस तरीके से। फिर इसके बाद आप देखें यहाँ पे हल की जगह आधुनिक कृषि यंत्रों के द्वारा, यानी कि ट्रैक्टर के द्वारा, हार्वेस्टर के द्वारा, थ्रेसर के द्वारा जो है सिंचाई करी जा रही है। तो ये एक इमेज, एक सिंगल इमेज जो है, एक सिंगल तस्वीर, एक मात्र तस्वीर आपको पूरी आधुनिक कृषि से परिचित करवाती है। तो आधुनिक कृषि प्रणाली में अधिक उपज देने वाले HYV बीज, अधिक सिंचाई की आवश्यकता होगी, रासायनिक खाद और कीटनाशकों का प्रयोग होगा, मशीनों का प्रयोग होगा और नलकूपों और पंप सेट के द्वारा जो है सिंचाई होगी। तो ये बात हो गई आधुनिक कृषि के बारे में, आधुनिक कृषि प्रणाली के बारे में। तो इस तरीके से आपको परंपरागत कृषि प्रणाली और आधुनिक कृषि प्रणाली के बीच का जो अंतर है वो समझ में आ गया होगा कि परंपरागत कृषि प्रणाली में किन किन वस्तुओं को उपयोग में लाया जाता है, वहीं दूसरी तरफ आधुनिक कृषि प्रणाली में किन किन वस्तुओं को प्रयोग में लाया जाता है। अब देखें आगे। अब हम बात करें हरित क्रांति की। भाई, तो हरित क्रांति कब आई थी? 1960 के दशक में, यानी कि 1967 में हरित क्रांति जो है शुरू की गई थी। हरित क्रांति भारत में, हरित क्रांति को शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? वो जाता है MS स्वामीनाथन जी को। किसको जाता है? भारत में जो है MS स्वामीनाथन को जाता है, MS स्वामीनाथन। वहीं दूसरी तरफ अगर हम भारत की जगह विश्व की बात करें तो विश्व में हरित क्रांति की अवधारणा को, हरित क्रांति के कंसेप्ट को, ग्रीन रिवॉल्यूशन के कंसेप्ट को कौन लेके आया था पूरे वर्ल्ड में? नॉर्मन बोरलॉग। चलो भाई, इतनी बातें क्लियर। तो हरित क्रांति के बारे में अपन ने कौन कौन सी बातें जान ली कि हरित क्रांति 1960 के दशक में, 1967 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान शुरू हुई थी, जिसका विश्व में हरित क्रांति की अवधारणा या हरित क्रांति का ग्रीन रिवॉल्यूशन का कंसेप्ट जो है नॉर्मन बोरलॉग लेके आए थे। और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत का श्रेय जो है MS स्वामीनाथन को जाता है। अब इसके मूल्य उद्देश्य की बात करें कि हरित क्रांति का मूल उद्देश्य क्या है? तो इसका मूल उद्देश्य भारतीय कृषि को आधुनिक तकनीकों और प्रौद्योगिकियों के साथ अपनाने के माध्यम से उसे औद्योगिक स्तर पर परिवर्तित करना है। भारतीय कृषि को आधुनिक तकनीकों और प्रौद्योगिकियों के साथ, आधुनिक तकनीक और प्रौद्योगिकी कौन सी होगी? जो सब आधुनिक कृषि करने के तरीके हैं, जैसे कि हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स का उपयोग किया जाए, यानी कि अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग, सिंचाई के नए संसाधनों का प्रयोग, ठीक है, खेतों में कृषि यंत्र, आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेसर जैसे यंत्रों का प्रयोग। ठीक है, तो इन सभी के माध्यम से जो है अगर आधुनिक तकनीक से और प्रौद्योगिकियों के साथ कृषि की जाए तो उस कृषि को औद्योगिक स्तर पर परिवर्तित किया जा सकता है। उसके बाद हम देखें इस क्रांति के द्वारा पुराने और मैनुअल तरीकों से नए अभिनव और तकनीकी तरीकों में परिवर्तन किया गया, यानी कि जो परंपरागत तरीकों से कृषि की जाती थी, परंपरागत कृषि साधनों का प्रयोग करके कृषि की जाती थी, उसकी जगह नए अभिनव और तकनीकी तरीकों में परिवर्तन किया गया। आधुनिक यंत्रों के माध्यम से आधुनिक कृषि प्रणाली को अपनाते हुए कृषि कार्य किया गया। तीसरी बात देखें हरित क्रांति के बारे में, तो हरित क्रांति द्वारा भारतीय कृषकों ने अधिक उपज वाले बीजों के द्वारा, HYV बीज के द्वारा गेहूं और चावल की खेती करना सीखा।
किसकी खेती करना सीखा? गेहूं और चावल की खेती करना सीखा। तो हरित क्रांति में प्रमुख 2 फसलों को प्रोत्साहन दिया गया, और वो जो 2 प्रमुख फसलें हैं वो कौन कौन सी हैं? वो एक है गेहूं और दूसरी है चावल। चलिए तो आप आगे बढ़ें, आगे देखें। हरित क्रांति से भारतीय कृषि पर पड़े प्रभाव। हरित क्रांति से भारतीय कृषि पर पड़े प्रभाव। तो हरित क्रांति के द्वारा भारतीय कृषि पर क्या प्रभाव पड़ते हैं? हरित क्रांति ने भारतीय कृषकों को ज्यादा उपज वाले बीज HYV के द्वारा चावल और गेहूं की कृषि करने के तरीके सिखाए। ठीक है, कृषकों को चावल और गेहूं की पैदावार बढ़ाने वाले जो उन्नत किस्म के बीज थे, यानी कि अधिक उपज देने वाले बीज थे, HYV बीज, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स थे, तो वो तरीके सिखाए। परंपरागत बीजों की तुलना में HYV बीज अधिक उपज वाले बीज सिद्ध भी हुए, यानी कि जो परंपरागत बीज थे उनकी तुलना में जो अधिक उपज देने वाले बीज हैं, HYV बीज हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी के बीज हैं, वो जो है अधिक उपज वाले बीज सिद्ध भी हुए। उसके बाद देखें तो किसानों ने हरित क्रांति की शुरुआत कुछ इस तरीके से हुई कि हरित क्रांति के द्वारा किसानों ने कृषि में ट्रैक्टर और फसल काटने की मशीनों का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया। उसके बाद हरित क्रांति के द्वारा रासायनिक खादों का प्रयोग करना शुरू किया गया, प्राकृतिक संसाधनों का भी उपयोग करा गया। ठीक है, तो हरित क्रांति से भारतीय कृषि पर क्या क्या प्रभाव नजर आते हैं कि हरित क्रांति के जरिए कृषि क्षेत्र में किन नए नए आधुनिक साधनों का उपयोग किया गया परंपरागत साधनों के स्थान पर। हरित क्रांति से मृदा को नुकसान भी। हरित क्रांति के अपन ने प्रभाव तो देखे भारतीय कृषि पर कि क्या प्रभाव पड़ता है, किन किन चीजों का उपयोग किया गया। अब उन चीजों का उपयोग करके मृदा यानी कि मिट्टी, मृदा को मिट्टी कहा जाता है, तो हरित क्रांति से मृदा को क्या नुकसान होते हैं, चलिए जानते हैं इस बारे में भी। तो रासायनिक उर्वरकों के कारण मृदा की उर्वरता नष्ट होने लगी। क्या हुआ? रासायनिक उर्वरकों के कारण जो है मृदा की उर्वरता जो है नष्ट होने लगी। भूजल के अति प्रयोग से भौम जल स्तर यानी कि भूमिगत जल स्तर गिरने लगा। ठीक है, भूमि के जल का ज्यादा प्रयोग करने से, क्योंकि परंपरागत कृषि जो होती है उसमें सिंचाई की कम आवश्यकता होती है। अपन ने पढ़ा था, जब परंपरागत कृषि प्रणाली के बारे में हमने जाना था तो हमने ये एक बात देखी थी कि परंपरागत कृषि प्रणाली में जो है कम सिंचाई की आवश्यकता होती है, वहीं दूसरी तरफ आधुनिक सिंचाई प्रणाली में ज्यादा सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो ज्यादा से ज्यादा पानी का उपयोग किया गया। पानी तो भाई जमीन के अंदर ही रहेगा, तो भूजल के, भू यानी कि पृथ्वी यानी कि जमीन, ठीक है, तो भूजल के अति प्रयोग से भौम जल स्तर यानी कि भूमि का जल स्तर जो है गिरने लगा। भूमि में जल जो है कम होने लगा, पानी कम होने लगा। फिर रासायनिक उर्वरक आसानी से पानी में घुलकर मिट्टी से नीचे चले जाते हैं और जल को दूषित करते हैं। जो जल कहाँ पाया जाता है? भूमि के नीचे, जमीन के भीतर ही पाया जाता है जल। तो जो रासायनिक उर्वरक हैं वो आसानी से मिट्टी में घुल जाते हैं और मिट्टी में घुलकर जो है मिट्टी से नीचे चले गए। अब मिट्टी के नीचे ही पानी रहता है, तो उस पानी को, उस जल को दूषित यानी कि प्रदूषित कर देते हैं। तो पानी, एक तो पानी का स्तर कम हो रहा है, दूसरी तरफ जो भी पानी है जमीन के अंदर वो प्रदूषित हो रहा है। ये बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीवाणु नष्ट कर देते हैं। ठीक है, ये बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीवाणु नष्ट कर देते हैं जो मिट्टी के लिए उपयोगी हैं। कौन? रासायनिक उर्वरक। ठीक है, रासायनिक उर्वरक जो है बैक्टीरिया को नष्ट कर देते हैं, सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं जो कि मिट्टी के लिए उपयोगी होते हैं। यही बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीवाणु जो है मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं। तो रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से वो बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीवाणु नष्ट हो जाते हैं जो मिट्टी के लिए उपयोगी हैं। उर्वरकों के अति प्रयोग से, रासायनिक उर्वरकों के, फर्टिलाइजर्स के अति उपयोग से भूमि खेती के योग्य नहीं रह जाती, यानी कि भूमि बंजर हो जाती है। ठीक है, तो हरित क्रांति से मृदा को क्या क्या नुकसान होते हैं कि मृदा की उर्वरता नष्ट होने लगी, भूजल के अति प्रयोग से भूमिगत जल स्तर नीचे गिरने लगा,
रासायनिक उर्वरक आसानी से पानी में घुलकर मिट्टी से नीचे चले जाते हैं, जो जल को दूषित करते हैं, और ये बैक्टीरिया और सूक्ष्मजीव नष्ट कर देते हैं, जो कि मिट्टी के लिए उपयोगी हैं। उर्वरकों के अति प्रयोग से भूमि खेती के योग्य भी नहीं रह जाती। इतनी बातें हो गई। अब देखें, अनेक क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता कम हो गई है, और इसके अतिरिक्त नलकूपों से सिंचाई के कारण भौम जल स्तर कम हो गया और प्रदूषण बढ़ गया। नलकूपों के माध्यम से जब सिंचाई करी जाएगी तो जमीन के एकदम अंदर से पानी खिंच के आएगा, और आधुनिक कृषि प्रणाली में पानी की ज्यादा आवश्यकता होती ही है। तो नलकूपों से सिंचाई के कारण भूमिगत जल स्तर भी कम हो गया, और रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के कारण प्रदूषण भी बढ़ गया। तो ओवरऑल कहा जाए तो हरित क्रांति के माध्यम से मृदा की उर्वरता कम हुई है, और मृदा को यानी कि मिट्टी को बहुत नुकसान पहुंचा है। अब देखें भाई, पालमपुर में भूमि का वितरण एवं व्यवसाय। पालमपुर में भूमि का वितरण एवं व्यवसाय, इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो पालमपुर में 450 परिवारों में से लगभग एक तिहाई, पालमपुर में 450 परिवारों में से लगभग एक तिहाई अर्थात 150 परिवारों के पास खेती के लिए भूमि नहीं है, जो कि अधिकांशतः दलित हैं। ठीक है। क्या बात कही गई है कि पालमपुर में टोटल परिवार, सभी को पता है, अपन ने चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़े थे कि पालमपुर में 450 परिवार निवास करते हैं, जिसमें से 150 परिवारों के पास खेती के लिए भूमि नहीं है। और उन परिवारों में इन 150 परिवारों में जिनके पास खेती के लिए भूमि नहीं है, वो अधिकांशतः दलित परिवार ही हैं। अब 240 परिवार, 450 में से 240 परिवारों के पास, परिवारों जिनके पास भूमि नहीं है, 2 हेक्टेयर से भी कम क्षेत्रफल वाले टुकड़ों पर खेती करते हैं। कितने पर? 2 हेक्टेयर से भी कम क्षेत्रफल वाले छोटे टुकड़ों पर खेती करते हैं। 8 के ऐसे टुकड़ों पर खेती करने से किसानों के परिवार को पर्याप्त आमदनी भी नहीं होती है। पालमपुर में मझोले किसान और बड़े किसानों के 60 परिवार हैं। ठीक है, छोटे किसानों से ऊपर के किसान मझले किसान और बड़े किसानों के 60 परिवार हैं, जो 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर कृषि करते हैं। और कुछ बड़े किसान भी हैं, वो जो है 8-10 हेक्टेयर या इससे अधिक भूमि पर कृषि करते हैं। 2 हेक्टेयर से कम पर कृषि करने वाले किसान भी हैं, जिन्हें छोटे किसान कहा गया है। 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर भी किसान कार्य करते हैं, जिन्हें मझोले किसान कहा गया है। और बड़े किसान जो कि 10 हेक्टेयर या इससे अधिक भूमि पर कृषि कार्य करते हैं। तो भूमि का वितरण अपन को समझ में आ गया। अब देखें भाई, जो पालमपुर में भूमिहीन किसान हैं, पालमपुर के वो किसान जिनके पास स्वयं की भूमि नहीं है, उनके संघर्ष की बात करें। अब पालमपुर गांव में भूमिहीन किसानों का संघर्ष। तो भूमिहीन किसान दैनिक मजदूरी पर काम करने के लिए मजबूर हैं। अब भाई जमीन नहीं होगी, खेती कैसे करेंगे? ठीक है, खेती कैसे करेंगे जब जमीन ही नहीं है? तो दैनिक मजदूरी, जिसे हम दिहाड़ी कहते हैं, तो भूमिहीन किसान दैनिक मजदूरी पर काम करने के लिए मजबूर हैं। उन्हें अपने लिए प्रतिदिन काम ढूंढते रहना पड़ता है, यानी कि दैनिक काम बंधा हुआ भी नहीं है कि सुबह उठे, खाना पीना खाया और काम पे चले गए। पता है इस जगह जाना है, ये काम है, रोज का ऐसा नहीं है। ठीक है, उन्हें जो है प्रतिदिन काम ढूंढना भी पड़ता है कि भाई कुछ काम मिल जाए तो थोड़े बहुत पैसे आ जाएं। भूमिहीन किसान जो कि सरकार द्वारा मजदूर की दैनिक दिहाड़ी न्यूनतम रूप में 60 रुपए निर्धारित करी गई है। पालमपुर जो गांव है, वहां पे सरकार द्वारा मजदूर की दैनिक दिहाड़ी न्यूनतम रुपए में कितनी निर्धारित करी गई है? मात्र 60 रुपए निर्धारित करी गई है, परंतु केवल 35-40 रुपए ही मिलते हैं भाई। ठीक है, निर्धारित करी गई 60 रुपए और उसमें भी 35-40 रुपए ही मिलते हैं काम करने के। खेतीहर श्रमिकों में अधिक स्पर्धा के कारण ये लोग कम वेतन में भी कार्य करने को तैयार हो जाते हैं। खेतीहर मजदूर या खेतीहर श्रमिक कई ज़्यादा मात्रा में है, जिनके पास भूमि नहीं है तो वो मजदूरी का काम करते हैं।
खेतों में मजदूरी का काम करते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को खेतीहर श्रमिक या खेतीहर मजदूर कहा गया है। तो उन खेतीहर श्रमिकों में अधिक स्पर्धा यानी कि अधिक कंपटीशन के कारण ये लोग कम वेतन में भी कार्य करने को राजी हो जाते हैं। यानी कि बहुत कुछ ना मिलने से थोड़ा बहुत मिलना भी सही है, कुछ तो मिलेगा, कम पैसे मिलेंगे पर मिलेंगे तो। खेतीहर श्रमिक कर्ज के कारण अत्यधिक कष्ट झेल रहे हैं। खेतीहर श्रमिक जो है कर्ज की स्थिति में आ जाते हैं। भाई 35-40 रुपए ही मिलेंगे उनको काम करने के, और वो भी निश्चित नहीं है कि रोज मिलेंगे, क्योंकि प्रतिदिन काम ढूंढना पड़ेगा। जिस दिन मिल गया मिल गया, जिस दिन नहीं मिला तो नहीं मिला। तो खेतीहर श्रमिक भी कर्ज में तो आएंगे ही, कर्जा लेके अपना खर्चा चलाएंगे। तो खेतीहर श्रमिक कर्ज के कारण अत्यधिक कष्ट झेल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पालमपुर गांव में भूमिहीन किसानों का संघर्ष हमें देखने को मिलता है। अब भाई अपन ने बात किसकी कर रहे हैं, अपन पालमपुर गांव में जो है भूमि का वितरण और व्यवसाय, भूमि की बात कर चुके, कृषि की बात कर चुके। अब हम पालमपुर के दुकानदारों की बात करेंगे, यानी कि व्यवसाय की बात करेंगे। दुकान पर प्रतिदिन की वस्तुओं को थोक रेट पर खरीदते हैं और गांव में बेचते हैं। ठीक है, क्या करते हैं भाई दुकानदार, दुकान पर प्रतिदिन वस्तुओं को थोक रेट पर खरीदा प्रतिदिन और गांव में बेचते हैं वो दुकानदार। पालमपुर में ज्यादा लोग व्यापार नहीं करते हैं। ठीक है, ज्यादा लोग व्यापार नहीं करते क्योंकि 75% लोग जो हैं वो कृषि पर निर्भर है। मात्र 25% लोग ही ऐसे हैं जो गैर कृषि गतिविधियों में लगे हुए हैं। उसके बाद देखें तो गांव में छोटे जनरल स्टोरों में क्या क्या मिलता है भाई, चावल, गेहूं, चाय, तेल, बिस्किट, साबुन, टूथपेस्ट, मोमबत्ती, कॉपियां, पेन, पेंसिल तथा कुछ कपड़े भी बेचते हैं। ठीक है, तो जो छोटे जनरल स्टोर हैं उसमें कुछ इस तरीके की सामग्री जो है मिलती है। कुछ परिवारों ने जिनके घर बस स्टैंड के निकट हैं, पालमपुर के कुछ परिवार जिनके घर बस स्टैंड के निकट हैं, अपने घर के एक भाग में ही छोटी दुकान खोल ली है। वहां पे छोटी मोटी खाने पीने की चीजें रख ली हैं ताकि बस स्टैंड के पास जो भी यात्री आएंगे वो उनसे सामान खरीदेंगे। तो वस्तुओं के साथ साथ जो है खाने पीने की चीजें भी पालमपुर गांव के निवासी बेचते हैं। तो ये बात हो गई अपने पालमपुर के दुकानदारों की बात हो गई। अब भाई पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं कौन कौन सी हैं? पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं कौन सी हैं? कृषि का अर्थ होता है खेती करना। क्या होता है? कृषि का अर्थ होता है खेती करना। वही गैर कृषि क्रिया का अर्थ है वह क्रिया। कृषि और गैर कृषि में अंतर पहले समझाया गया है आपको कि कृषि का अर्थ होता है खेती करना, वही गैर कृषि क्रिया का अर्थ है वह क्रिया जिसमें कृषि सम्मिलित ना हो, जैसे दूध बेचना। ठीक है, खनन कार्य और हस्तशिल्प आदि कार्य। कौन सा कार्य? दूध बेचना, खनन कार्य और हस्तशिल्प आदि कार्य। पालमपुर में कार्यशील जनसंख्या का केवल 25% भाग गैर कृषि कार्यों में संलग्न है। क्या बात कही गई है कि पालमपुर में कार्यशील जनसंख्या का केवल 25% भाग कृषि कार्यों में, गैर कृषि कार्यों में संलग्न है। बाकी का जो 75% है वो कृषि कार्य में संलग्न है। पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं निम्नलिखित हैं। पहली क्रिया है डेयरी। ठीक है, पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं निम्नलिखित हैं। पहली क्रिया है डेयरी। डेयरी में क्या बात कही गई है? पालमपुर गांव के लोग भैंस पालते हैं। ठीक है, और दूध को निकट के बड़े गांव रायगंज, पालमपुर के पास एक बड़ा सा गांव है, रायगंज नाम का एक गांव है जहां दूध संग्रहण एवं शीतलन केंद्र खुला हुआ है, वहां बेचते हैं। पालमपुर गांव के लोग क्या करते हैं? खुद भैंस पालते हैं और भैंस के दूध को पालमपुर के पास में एक गांव है रायगंज, वहां पर दूध संग्रहण एवं शीतलन केंद्र खुला हुआ है रायगंज गांव में, जहां पर दूध का संग्रहण किया जाता है और शीतलन के माध्यम से उसको लंबे टाइम तक चलाया जा सकता है पॉस्चराइजेशन के माध्यम से। तो वहां पे वो केंद्र खुला हुआ है। वहां पालमपुर गांव के निवासी जो है दूध बेच के आते हैं। तो गैर कृषि क्रियाओं में पहली क्रिया कौन सी हो गई आपकी? डेयरी। ठीक है, अब चलो भाई अगली बात करें। दूसरी गैर कृषि क्रिया है लघु स्तरीय विनिर्माण। लघु स्तरीय विनिर्माण क्या है भाई? पालमपुर में भी निर्माण कार्य छोटे पैमाने पर किया जाता है।
पालमपुर में भी निर्माण कार्य जो है छोटे पैमाने पर किया जाता है और गांव के लगभग 50 लोग भी निर्माण कार्यों में लगे हुए हैं, यानी कि निर्माण के कार्यों में लगे हुए हैं। उसके बाद कुटीर उद्योगों की हम बात करें, कुटीर उद्योगों की बात करें तो गांव में गन्ना पेरने वाली मशीन लगी हुई है। यह मशीनें बिजली से चलाई जाती हैं। गन्ना पेरने यानी कि उस गन्ना से शक्कर बनेगी, गुड़ बनेगा। यह मशीनें बिजली से चलाई जाती हैं, ठीक है। किसान स्वयं उगाए तथा दूसरों से गन्ना खरीदकर, कुछ गन्ना स्वयं ने उगाया अपने खेतों में और कुछ गन्ना दूसरों से खरीदा, तो वो खरीद कर क्या बनाते हैं भाई, गुड़ बनाते हैं और सहायपुर में व्यापारियों को बेचते हैं। पालमपुर के पास एक और गांव है भाई, रायगंज के अलावा रायगंज में दूध बेचने जाते हैं और सहायपुर नाम के गांव में गुड़ बेचने जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का एक गन्ने का यानी कि गुड़ बनाने का एक कुटीर उद्योग खुला हुआ है। अब भाई व्यापार कार्य देखें, यहाँ पे एक बात और समझ लें, जैसे कि गन्ना उगाना, गन्ना उगाना, ठीक है, कौन सी क्रिया है भाई, वो है अपनी प्राथमिक क्रिया, क्योंकि कृषि क्रिया करी जा रही है, प्राथमिक क्रिया है। दूसरी बात करें हम गुड़ बनाना, अब गन्ने से भैया गुड़ बनाया जा रहा है, गुड़ बनाना, तो गन्ने से गुड़ बनाना यानी कि ये हो गई द्वितीय क्रिया, ठीक है। आ गई बात समझ में, चलो भाई ये बात हो गई। अब बात करें चौथी, बात करें चौथी गैर कृषि कार्य की बात करें तो वो है व्यापार कार्य। व्यापार कार्य, पालमपुर के व्यापारी शहरों के थोक बाजारों में अनेक प्रकार की वस्तुएं खरीदते हैं। क्या करते हैं, पालमपुर के व्यापारी शहरों के थोक बाजारों से जो है कई प्रकार की वस्तुएं खरीदते हैं तथा उन्हें गांव में लाकर बेचते हैं। कहाँ बेचते हैं, गांव में लाकर बेचते हैं, जैसे चावल, गेहूं, चाय, तेल, साबुन, ये सब, ठीक है। तो ये हो गया व्यापार कार्य, ठीक है। एक हो गया था अपना डेयरी। गैर कृषि कार्य, लघु स्तरीय विनिर्माण, 2 कार्य हो गए। तीसरा कार्य कुटीर उद्योग और चौथा कार्य आपका व्यापारिक कार्य हो गया। अब देखें आगे, पांचवा गैर कृषि कार्य है परिवहन। पांचवा गैर कृषि कार्य क्या है, परिवहन। परिवहन में क्या होगा, पालमपुर के लोग जो हैं अनेक प्रकार के वाहन चलाते हैं। कौन कौन से, रिक्शा, जीप, ट्रैक्टर आदि, ठीक है, गैर कृषि कार्य ही है ये। तो यह वाहन वस्तुओं व यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। जैसा कि अपन ने देखा कि पालमपुर गांव के निवासी जो हैं गैर कृषि कार्य में व्यापारिक गतिविधियां भी करते हैं। डेयरी का जो दूध है वो दूसरे गांव में पहुंचाते हैं। गन्ने से, कुटीर उद्योग के माध्यम से गन्ने से गुड़ बनाते हैं, दूसरे गांव में पहुंचाते हैं। यानी कि वस्तुओं को भी निर्यात करना है, लोगों को भी एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो पालमपुर के लोग अनेक प्रकार के वाहन चलाते हैं, जैसे जीप, ट्रैक्टर आदि। यह वाहन वस्तुओं व यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और इसके बदले में वाहन चालकों को किराए के रूप में पैसे मिलते हैं। तो ये गैर आर्थिक गतिविधि, गैर कृषि गतिविधि हो गई, ठीक है, कौन सी, परिवहन, ठीक है। उसके बाद छठवीं गैर कृषि गतिविधि है प्रशिक्षण सेवा। क्या हो गई, प्रशिक्षण सेवा। पालमपुर गांव में कंप्यूटर केंद्र खुला है भाई। प्रशिक्षण सेवा यानी कि ट्रेनिंग सर्विस। प्रशिक्षण सेवा को क्या कहा जाएगा, प्रशिक्षण सेवा को क्या कहा जाएगा, ट्रेनिंग सर्विस। ट्रेनिंग सर्विस, ठीक है, प्रशिक्षण सेवा। तो पालमपुर गांव में एक कंप्यूटर केंद्र खुला हुआ है। इस केंद्र में कंप्यूटर प्रशिक्षण के रूप में 2 कंप्यूटर डिग्री धारक महिलाएं भी हैं। भाई कंप्यूटर केंद्र तो खुला है पर प्रशिक्षण कौन देगा, वही देगा जो कंप्यूटर का नॉलेज रखता हो। तो एक कंप्यूटर केंद्र खुला है, इस केंद्र में कंप्यूटर प्रशिक्षण के रूप में यानी कि कंप्यूटर की ट्रेनिंग देने के लिए 2 कंप्यूटर डिग्री धारक, जिनके पास कंप्यूटर से संबंधित किसी कोर्स की डिग्री है, तो वो महिलाएं भी काम करती हैं। बहुत संख्या में गांव के विद्यार्थी वहां कंप्यूटर सीखने भी आते हैं। तो ये हो गई भाई प्रशिक्षण सेवा, क्योंकि महिलाएं काम कर रही हैं उस केंद्र में, उनको पैसा मिलेगा। तो ये सारी बातें हो गई पालमपुर गांव में गैर कृषि आर्थिक गतिविधियों के बारे में। तो कृषि गतिविधियां पढ़ ली, गैर कृषि गतिविधियां भी अपन ने पढ़ ली। अब भाई पालमपुर में लघु स्तरीय विनिर्माण उद्योग की विशेषताएं।
भाई लघु स्तरीय विनिर्माण उद्योग खोले गए हैं। ठीक है, अब क्या है भाई उसकी विशेषताएं क्या है, कैसे वो सहायक हैं आर्थिक क्रियाओं में। तो लघु स्तरीय विनिर्माण उद्योगों में यानी कि इंडस्ट्रीज में छोटे छोटे जो उद्योग बनाए गए हैं, लघु उद्योग बनाए गए हैं, सरल उत्पादन विधियों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि गन्ने से गुड़ बनाना। ठीक है, पारिवारिक श्रम द्वारा घरों पर काम करना, परिवार के कुछ व्यक्ति घरों पर काम करते हैं और चीजों का निर्माण करते हैं। ठीक है, उसके बाद श्रमिकों को भी कई बार किराए पर रखा जाता है, श्रमिकों को भी किराए पर रखा जाता है काम करने के लिए, तो उनको भी रोजगार मिल गया, परिवार के सभी लोग भी काम कर रहे हैं। कम लागत पूंजी भाई कम मात्रा में पूंजी लगती है, उसके बाद कम समय में माल भी जो है तैयार हो जाता है। तो ये तो हुई पालमपुर में लघु स्तरीय विनिर्माण उद्योग की कुछ विशेषताएं। चलो तो भाई पालमपुर गांव की कहानी, पालमपुर की सारी आर्थिक गतिविधियों के बारे में अब अपन जान चुके हैं कि किन किन तरीके की आर्थिक गतिविधियां होती हैं। 75% जनसंख्या जो है कृषि कार्यों पर निर्भर है, 25% जनसंख्या गैर कृषि कार्यों पर निर्भर है। कृषि कार्य में परंपरागत कृषि कैसे करी जाती है, आधुनिक कृषि में किन संसाधनों का प्रयोग किया जाता है, हरित क्रांति क्या है, हरित क्रांति के फायदे क्या थे, हरित क्रांति के द्वारा मिट्टी को, मृदा को क्या नुकसान पहुंचता है, ये हमने जाना। और अंत में हमने जाना कि गैर कृषि कार्य में पालमपुर गांव में कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, कौन सी क्रियाएं जो हैं वो गैर कृषि क्रियाओं में सम्मिलित हैं, यानी कि ऐसी कौन सी आर्थिक गतिविधियां हैं जो कृषि क्षेत्र से हटके हैं, इन सब के बारे में जाना। तो भाई ये आज का वन शॉट रिवीजन यानी कि कंप्लीट चैप्टर रिवीजन यहीं पे खत्म होता है। आप मैग्नेट ब्रेन्स के सारे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं, जिस भी क्लास में आप पढ़ते हो उस क्लास के सारे कोर्सेज अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैग्नेट ब्रेन्स में एकदम फ्री में ये सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। कहाँ है भाई, मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल में तो है ही, साथ ही साथ ये एप्लीकेशन और वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। अगर आप ई बुक्स और ई नोट्स भी चाहते हैं तो यहाँ जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है वहाँ से आप दोनों चीज़ें अवेल कर सकते हैं। इसके साथ ही हम आपके लिए कुछ टॉप कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि CBSE इंग्लिश मीडियम, CBSE हिंदी मीडियम, 3 स्टेट बोर्ड को भी हम कवर करते हैं, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और MP बोर्ड। इसके अलावा हमारे पास कुछ अदर कोर्सेज भी उपलब्ध हैं, जिसमें से प्रमुख हैं स्पोकन इंग्लिश, CVT, NTSC और ओलंपियाड। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारे कोर्सेज एक ही प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ एकदम फ्री में उपलब्ध है। मैग्नेट ब्रेन्स जो है यूट्यूब के अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम और ट्विटर पर भी अवेलेबल है। तो आज के सेशन को आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल से जुड़ी सारी अपडेट को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें, पढ़ते रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच।